हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जेआरएफ का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसआरएफ का और नेट का। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। जो भी स्टूडेंट सॉइल साइंस सब्जेक्ट से जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एसआरएफ की करना चाहते हैं या जो नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बाकी की सारी क्लासेस आपको एज यूजुअल जो एप्लीकेशन है वहाँ पर आपके जो कोर्सेज होंगे वहाँ अवेलेबल रहेगी। कुछ क्लासें आपको यूट्यूब पे भी डाल दी जाएगी, जिससे आप एक तरीके से यूँ समझ सकते हो डेमो क्लासेस रहेगी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉइल साइंस से रिलेटेड जो जनरल इंट्रोडक्शन वाली जानकारी है उसके बारे में। जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। देखो ध्यान दे, सॉइल साइंस को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखा जाए तो जेआरएफ हो चाहे एसआरएफ हो, दोनों ही एग्जाम के अंदर जो जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है या जनरल जो सॉइल साइंस से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होती है या उनसे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, वहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। और याद रखना, अगर आप लोगों को मेन जेआरएफ या स्कॉलर के साथ जेआरएफ लगानी है या स्कॉलर के साथ एसआरएफ लगानी है, तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वो एग्जाम नहीं है जहां आप लोग रट्टा मार के बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। यहाँ पर आपको चीज़ों को समझने की जरूरत होगी, आपको कंसेप्ट को समझना होगा, तभी जाके आप बहुत अच्छी मार्किंग या यूं कहें मैन स्कॉलर की तरफ जा सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको आगे लेके बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं तो बेसिकली सबको इस बारे में आइडिया होगा कि जो सॉइल है जनरली ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसका मीन क्या होता है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। जिस स्टूडेंट ने ये सोच लिया कि मुझे प्रिपरेशन करनी है सॉइल साइंस से, वो ये इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन फिर भी हम एक सिंगल या यूं कहें सिंपल से सिंपल पार्ट को भी साथ लेके चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ के चलेंगे। आज की इस सेशन में मैं केवल आपको जो जनरल कंसेप्ट है, जो आपको पता होना चाहिए सॉइल पढ़ने से पहले, उन चीज़ों को डिस्कस करूंगा बस। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सॉइल की। तो याद रखना, जो सॉइल है ये एक वर्ड से ड्राइव हुआ है जो है सोलम। और इस सोलम की अगर हम बात करें तो इस सोलम का जो मीन होता है, ध्यान रखना, इसका मीन इंग्लिश में होता है ग्राउंड या इसका मीन होता है फ्लोर। यानी कहने का मतलब जो सॉइल वर्ड हम बात कर रहे हैं ये सोलम से आया है। जो सोलम है ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का है? ये लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीन होता है ग्राउंड या फ्लोर। एग्जाम में डायरेक्टली बहुत बार जेआरएफ एसआरएफ में पूछा जा चुका है कि सॉइल जो है वो कौन सी लैंग्वेज से तो ड्राइव हुआ है और इससे मीन क्या होता है। तो ये सोलम जो है उससे ड्राइव हुआ है, जो लैटिन लैंग्वेज का मीन है। और इस सोलम का मीन क्या होता है? इसका मीन होता है ग्राउंड या फ्लोर। इसके बाद देखो, काफी जगह इस सॉइल जो है इस वर्ड को अलग से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सॉइल का मीन जो है वो कुछ इस तरह से निकाला हुआ है, जिसका मीन होता है सॉल ऑफ इन्फिनिट लाइफ। यानी इसी सॉइल को कह दिया गया है कि एस का मतलब होता है सोल, इसका मतलब होता है ऑफ, इसका मतलब होता है इन्फी, और इसका मतलब होता है लाइफ। यानी कुल मिला के इसका ये मीन भी निकाला हुआ है। लेकिन इससे रिलेटेड एग्जाम में ना कभी क्वेश्चन आया है और ना ही आने के चांसेस बनते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली यहीं से बनता है। अगर बात करें डेफिनेशन की कि सॉइल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए देखो, आप लोग किसी सब्जेक्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप जितने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करोगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपको सॉइल की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करनी है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल 4 टर्म्स है, यही कहे 4 वर्ड्स को आपको समझने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले होता है 3D। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल बॉडी। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है, ध्यान रखना, पेरेंट मैटर। और नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल फोर्सेस। अगर आपने इन चारों का मीन समझ लिया तो सोइल की डेफिनेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन नेचुरल बॉडी। देखो 3 का मीन हो गया है, यहाँ डायरेक्टली 3 हो गया, और D का मीन होता है डायमेंशंस। यहाँ नेचुरल बॉडी क्या होती है इसका मीन समझिए। नेचुरल बॉडी का मीन होता है
कोई भी सब्सटेंस जिसका ना तो हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, ना तो हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं आर्टिफिशियली, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं नेचुरल बॉडी। यानी कहने का मतलब यहाँ डेफिनेशन में अगर हमने नेचुरल बॉडी वर्ड यूज किया है तो इसका सीधा सा मीन ये है कि जो सॉइल है वो नेचुरल प्रोसेस इसका फॉर्मेशन होता है, ना तो ह्यूमन बीइंग इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली इसको सिंथेसाइज कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नेचुरल बॉडी। पेरेंट मैटर का मीन होता है, अगर हम बात करें अर्थ फॉर्मेशन के टाइम की, तो इस अर्थ का फॉर्मेशन मोल्टन मैग्मा से हुआ। उस मोल्टन मैग्मा के डिपोजिशन से या यूं कहूं सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग से सबसे पहले रॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। और धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखना है कि अगर हम बात करें सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि लावा था, और लावा के अंदर हुई कूलिंग। क्या होती है लावा के अंदर? कूलिंग होती है, और इसके अंदर होती है सॉलिडिफिकेशन, यानी लावा धीरे धीरे ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद जम जाता है, जिसके बाद रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर? रॉक्स का। इन्हीं रॉक्स की आगे चल के होती है वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होती है, ये सारे के सारे पार्ट हम आगे चल के डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको इतना सा समझाना चाहूंगा कि वेदरिंग का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। यानी जैसे मान लो ये कोई रॉक है, अगर ये रॉक केमिकली या फिजिकली स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, याद रखना मैंने डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन दो टर्म्स यूज की है, जिसमें डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना, यहां मैंने वेदरिंग के लिए आपको एक तो कहा है डिस इंटीग्रेशन, और एक मैंने कहा है डीकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी की भी फिजिकल फॉर्म में अगर चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक स्टोन लेते हैं, उसको गिराते हैं, वो दो फ्रेगमेंट में टूट गया, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज नॉन एज डिसइंटीग्रेशन। एंड डीकम्पोजिशन का मीन होता है कि अगर उसकी केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से वो स्मॉल फ्रेगमेंट में टूट रहा है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ये दोनों प्रोसेस आपस में मिल जाती है, उसके बाद बनता है वेदरिंग। यानी वेदरिंग का बहुत सिंपल सा मीन हो गया कि जो रॉक्स होती है, मिनरल्स होते हैं, रॉक्स और मिनरल्स का स्मॉल फ्रेगमेंट के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। जैसे जैसे स्मॉल फ्रेगमेंट में ये टूट जाते हैं, उससे जो पार्टिकल्स बनते हैं, उससे फॉर्मेशन होता है सॉइल का। यानी हम यूं कह सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन अल्टीमेटली हुआ किससे है? रॉक्स से। तो रॉक्स ही है पेरेंट मैटर सॉइल के लिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सॉइल एक 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी है, जिसका फॉर्मेशन पेरेंट मैटर से हुआ है। किसके द्वारा? बाय एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेज। यानी नेचर में बहुत सारे फोर्सेज वर्क करते हैं जो वेदरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी रॉक का ब्रेकडाउन क्यों होगा? कोई तो रीजन उसके पीछे छुपा हुआ होगा। तो जनरली बहुत सारे हमारे इस नेचर के अंदर फैक्टर है जो वेदरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिजिकल फैक्टर, या यूं कहे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं, वो जनरली वेदरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नेचुरल फैक्टर्स या नेचुरल फोर्सेज हम जिनको कहेंगे। यानी हम ये इतना सा कहना चाहते हैं कि सॉइल के पेरेंट मैटर के ऊपर जो नेचुरल फैक्टर्स थे, उनकी रिएक्शन से जो स्मॉल फ्रेगमेंट या जिनको हम बोलते हैं कि 3 डायमेंशनल जो नेचुरल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, हम उसी को बोलते हैं सॉइल। अगर किसी को डेफिनेशन लिखना हो तो हम डेफिनेशन कह देंगे, सॉइल में भी रेफर्स एज 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी which is developed by the action of natural forces on parent matter, that is known as soil। वैसे जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि सॉइल कौन सी बॉडी है, तो सॉइल एक है 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी बहुत बेसिक सी चीज है। देखो, एक तो हो गया सॉइल, 3 डायमेंशनल होता है सॉइल। एक होता है लैंड, और लैंड के रेफरेंस में ध्यान रखने की जरूरत है, ये होता है 2 डायमेंशनल बॉडी। ध्यान रखना, 3 डायमेंशनल बॉडी कौन है? सॉइल है, जबकि 2 डायमेंशनल कौन है? 2 डायमेंशनल बॉडी है लैंड। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि सॉइल किसको कहेंगे, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम डिस्कस करते हैं, तो देखो ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो सॉइल साइंस है, उस सॉइल साइंस की ब्रांचेज कितनी है। क्योंकि आपने जीआरएफ या एसआरएफ की प्रिपरेशन करने की ठान रखी है, तो आपको बेसिक इसका आइडिया होना चाहिए। जनरली सॉइल साइंस जो है उसको 6 ब्रांचेज में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं, जिसमें एक आ जाती है सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स, एक आ जाती है सॉइल केमिस्ट्री,
एक आ जाती है सॉइल बायोलॉजी, एक आ जाती है सॉइल फर्टिलिटी, एक अगर हम बात करते हैं तो आ जाती है पेडोलॉजी, एक आ जाती है सॉइल कंजर्वेशन या जिसको बोलते हैं कंजर्वेशन। तो कुल मिला के जो सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस को हम टोटल कितनी ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं? 6 ब्रांचेज में, जिनमें एक है सॉइल फिजिक्स, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल बायोलॉजी, सॉइल फर्टिलिटी, पेडोलॉजी और कंजर्वेशन। ये टोटल 6 ब्रांचेज है सॉइल साइंस की। और हमें हमारे सिलेबस के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये सारी की सारी ब्रांचेज जेआरएफ एसआरएफ के सिलेबस में शामिल है। हमको इन सबको बड़ा डिटेल से स्टडी करना होगा, एक एक करके। अगर सॉइल फिजिक्स की हम बात करते हैं तो यहाँ सॉइल फिजिक्स के अंदर सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनको स्टडी करना है, जस्ट लाइक टेम्परेचर, सॉइल वाटर, पोरोसिटी, या पार्टिकल डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, या जो थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टीज होती है उनकी हम बात करेंगे। जैसे कि हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, जैसे हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी की, सॉइल टेक्सचर की, सॉइल स्ट्रक्चर की। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको डिटेल में हमको स्टडी करना है सॉइल फिजिक्स के अंदर। सॉइल केमिस्ट्री की बात करें तो इस ब्रांच के अंदर हम सॉइल की जो केमिकल रिएक्शंस है उनको डिस्कस करते हैं, जैसे डबल डिफ्यूज लेयर, जीटा पोटेंशियल, सॉइल पीएच, या फिर जैसे जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आती है उन सबको स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। सॉइल बायोलॉजी की बात करें तो सॉइल की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एंजाइम एक्टिविटी, माइक्रोबियल पॉपुलेशन, नंबर बेसिस पे, मास बेसिस पे, ये सारी जो चीजें हैं हम सॉइल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। सॉइल फ्लोरा एंड फोना के अंदर टोटल कंप्लीटली हम इसको डिस्कस करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो किसी भी सॉइल की फर्टिलिटी स्टेटस को हम एस्टिमेट किस किस मेथड से करते हैं? ध्यान रखना, जेआरएफ एसआरएफ में एनालिटिकल पोर्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कहने का मतलब जो सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी इवोल्यूशन है, जैसे फर्टिलिटी में आ जाते हैं न्यूट्रेंट्स आ जाते हैं, या हम ये बात करें न्यूट्रेंट, मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स जो हैं वो किस में कवर करते हैं? सॉइल फर्टिलिटी वाले पोर्शन में हम कवर करेंगे, इसके अंदर कवर करेंगे। जहां से क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन या यूं कहें स्कोरिंग क्वेश्चन पुट अप होते हैं। पेडोलॉजी की अगर हम बात करें तो पेडोलॉजी के अंदर क्वेश्चन होते हैं, सॉइल फॉर्मेशन की बात करेंगे, सॉइल क्लासिफिकेशन की। इसके अंदर जनरली हम सॉइल फॉर्मेशन यानी ओरिजिन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, जिसके अंदर हम एपिपेडोन, एंडोपेडोन या सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जो उसकी जो स्ट्रेटाज होते हैं, जो होराइजन्स होते हैं, उनकी हम स्टडी करेंगे। और कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम सॉइल को कैसे कंजर्व करें, या सॉइल का इरोजन हो रहा है तो इरोजन क्या होता है, इरोजन के टाइप, कंजर्व कैसे करना है, कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये सारा पार्ट तो है ही, इसके अलावा हमको रिमोट सेंसिंग को भी बहुत डीपली कवर करना है। रिमोट सेंसिंग से कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ पेपर के अंदर कि जेआरएफ के अंदर और एसआरएफ दोनों ही एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो रहे हैं। और जो रिमोट सेंसिंग वाला पोर्शन है वो जनरली यू कहें स्टूडेंट्स उससे डरते हैं, या जो अनटच पोर्शन रहता है जनरली वो रिमोट सेंसिंग रहता है, और उससे काफी क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। उसको भी हम बड़ा डिटेल से कवर करके चलेंगे। तो हमको ये सारी ब्रांचेज हमको डिस्कस करते हुए चलना है। इसके अलावा आपका जो जेआरएफ के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं उसका मैं अलग से आप लोगों की क्लास लूंगा कि आपका सिलेबस ये है, हमको इस तरीके से इस पैटर्न में हमको ये सिलेबस कवर करना है। इसके साथ एसआरएफ के सिलेबस के रिगार्डिंग कि एसआरएफ का सिलेबस ये है, इसमें आपको ये टीचर्स पढ़ाएंगे, कौन कौन टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सारा सिलेक्शन, ये सारी चीजें जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल मैं एक बार जनरल इंट्रोडक्शन की बातें कर रहा था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये तो होगी जनरली ब्रांचेज की, सॉइल को हम कितनी ब्रांचेज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं सॉइल के दो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, या यूं कहूं कि बहुत कम ही चांस होता है कि जेआरएफ एसआरएफ के पेपर में पेडोलॉजी एडोफोलॉजी से क्वेश्चंस पुट अप नहीं हो। तो वहां पर डेफिनेटली इसकी जो डेफिनेशन है वो देखकर वहां से क्वेश्चन पुट अप होता है। तो देखो ध्यान देना इसके बारे में। हम बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में, कंसेप्ट ऑफ सॉइल साइंस। देखो पहला अगर हम बात करते हैं नंबर 1 पे, तो पहला कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं पेडोलॉजी की, बात करते हैं कि पेडोलॉजी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, समझते हैं। और सेकंड अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हम बात करेंगे एडेफोलॉजी के बारे में। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है
तो उसको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोगों को लगे कि सर ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट, वैसे ये चीज़ें तो आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में पढ़ रखी होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को थोड़ा बहुत भी ऐसा लग रहा हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को समझाने का मैं सारा काम हिंदी में भले ही करूंगा, आपको पूरा हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन लिखवाने का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको इंग्लिश में ही लिखवाया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आपको अपने जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जो पैनल नोट्स जो मैं लिख रहा हूँ उन नोट्स की कॉपी भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप लोगों को जो क्लास नोट्स ऑफलाइन के जो स्टूडेंट कवर कर रहे हैं वो नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप लोगों को नोट्स या यूं कहें मैट्रिक सारा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को भी लिखना तो इंग्लिश में पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन एग्जाम का पेपर होगा वो आपको इंग्लिश में फेस करना है, इसलिए आपको पहले ही प्रिपेयर रहना है। चीजें सारी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जिसके हम सिर्फ इंग्लिश पढ़ के निकल जाएंगे आगे, आपको समझाएंगे सारा। बस लिखवाने का काम आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम रहे सब इसके इंग्लिश के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इतनी कोई हार्ड वाली इंग्लिश अपन लिखेंगे भी नहीं और आती भी नहीं है। आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ। अगर किसी भी वर्ड के पीछे मान लीजिए नोमी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? नोमी। यानी मैं लास्ट की बात कर रहा हूं, जैसे हम बात कर रहे हैं एग्रोनोमी की, तो एग्रो जो नोमी है उस एग्रोनोमी के पीछे लगा हुआ है नोमी। तो किसी भी वर्ड के पीछे नोमी लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है, या फिर मान लीजिए उसके पीछे लगा हुआ है लोजी, अगर ये तीन वर्ड किसी भी वर्ड के पीछे लगे हुए हैं और आपको ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, तो आपको सोचना भी नहीं है, आप आराम से कह सकते हो कि सर ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे आप लोगों के कल्चर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? कल्चर अगर वर्ड के पीछे है तो आप लोग कह सकते हो कि सर ये लैटिन लैंग्वेज का है। जैसे फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। अगर आपने ये कंसेप्ट याद कर लिया तो आपकी लगभग लगभग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके बाद कुछ वर्ड है जिनके लिए आपको अलग से याद करने की जरूरत होगी, बाकी आपको रटने की कोई जरूरत नहीं होगी। जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी एक एक्सेप्शन है, क्योंकि पोमोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो पोमोलॉजी का आप स्पेशल केस है उसके बारे में ध्यान रखिए। जैसे एक्सेप्शन की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है, जैसे पोमोलॉजी, पोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों से मिलकर बना हुआ वर्ड है। बाकी आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये एक्सेप्शन है, इसको आप अलग से याद रख लेना। बाकी जिसके पीछे नोमी वाई या फिर लॉजी मिल जाए तो आप कह देना इजीली कि सर ग्रीक लैंग्वेज का है। बाकी जिसके पीछे कल्चर मिल जाए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलरिकल्चर, जिसके भी पीछे कल्चर लगे, सेरिकल्चर, सारे के सारे कौन से लैंग्वेज के होंगे? सब लैटिन लैंग्वेज के होंगे। तो ऑलमोस्ट आपके वर्ड का डाउट जो होता है कौन सा वर्ड किससे, कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, किस लैंग्वेज से आया है, वो सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब बात कर लेते हैं पेडोलॉजी के बारे में। तो पेडोलॉजी जो है वो भी कितने टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है पेडोन, एक तो क्या होता है? पेडोन, और दूसरा होता है लोगस, यानी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है पेडोलॉजी। जैसे फर्स्ट हम बात करते हैं, इसके पीछे लगा हुआ है लोजी, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिसके पीछे लोजी है वो कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का। यानी कोई भी अगर आपसे ये पूछ ले कि पेडोलॉजी किस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, तो आप इजीली कह दोगे ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये पेडोन प्लस लोगस से मिलकर बना हुआ है। अगर हम पेडोन की बात करते हैं तो ये जो पेडोन है, इस पेडोन का मीन होता है, ध्यान रखना, सॉइल। क्या मीन होता है इसका? सॉइल। यानी पेडोन एक, अगर हम बात करें पेडोलॉजी की, तो ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड आया है, और याद रखना अच्छे से, इसका मीन क्या है? इसका मीन होता है सॉइल। अगर लोगस की हम बात करते हैं तो लोगस का जो मीन होता है वो मीन रहता है टू स्टडी। क्या मीन रहता है इसका? टू स्टडी। यानी हम डायरेक्टली कह देंगे कि पेडोलॉजी का जनरल मीन होता है स्टडी ऑफ सॉइल। अगर हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं दैट इज नोन एज पेडोलॉजी। लेकिन इसकी डेफिनेशन को आगे पढ़ने से पहले मेरा मानना है कि क्यों ना हमको साथ में एडेफोलॉजी को भी डिस्कस कर लेना चाहिए। तो एडेफोलॉजी में वही सिमिलर सी चीजें हैं कि सर लोजी लगा हुआ है, लोजी लगा हुआ है, इसका मतलब आप बहुत इजीली कह दोगे ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। दूसरा, सर ये भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला वर्ड होता है एडेफोस और दूसरा फिर वापस से वही आ जाता है लोगस। सर यहाँ लोगस का मतलब तो हमको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि इसका मतलब होता है टू स्टडी होता है। तो बेटा दूसरे का भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ इसका भी मीन होता है सॉइल।
यानी कि इस वर्ड का मीन भी सिमिलर हो गया है पेडोलॉजी के। एडेफोलॉजी का मीन भी होता है स्टडी ऑफ सॉइल और पेडोलॉजी का मीन भी क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल। देखो इसके बाद बात करते हैं तो फिर इनकी डिफरेंस क्या है इन दोनों में। इन दोनों में बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अगर हम सॉइल की स्टडी कर रहे हैं इन रेफरेंस ऑफ हायर प्लांट्स, जैसे फॉर एग्जांपल, हर चीज को एग्जांपल के साथ समझना है हमें। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं किसी भी सॉइल को कि एलुवियल सॉइल हाईएस्ट प्रोडक्टिव है, उसमें प्लांट की हाइट इतनी है, उसमें इस क्रॉप का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन इतना हुआ है, यानी हायर प्लांट्स के रेफरेंस में अगर सॉइल की स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं एडेफोलॉजी। तो यहाँ आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और अगर पेडोलॉजी की बात करते हैं तो पेडोलॉजी में हम स्टडी सॉइल की ही करेंगे, लेकिन हमारा रेफरेंस बदल जाएगा। वहां हमारा जो रेफरेंस होता है वो जनरली रहेगा सॉइल के ओरिजिन में, सॉइल के क्लासिफिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में और मैपिंग के रिलेशन में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं पेडोलॉजी। यानी अगर पेडोलॉजी की डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो आप लोगों को इन तीनों चारों बातों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो डेफिनेशन हो जाता है पेडोलॉजी में भी रेफर्स एज स्टडी ऑफ सॉइल in relation origin, classification, distribution and mapping of soil is called pedology। देखो ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत क्लियरली मैंने कहा है कि पेडोलॉजी का मीन होता है स्टडी ऑफ सॉइल। इसका मीन निकल रहा था कि स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल का स्टडी करना है किसके रेफरेंस में, ये रेफरेंस याद होना चाहिए। अगर आप ओरिजिन के रेफरेंस में स्टडी कर रहे हो कि सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ है, ओरिजिन की प्रोसेस क्या है, ऐसी कोई स्टडी कर रहे हो, या आप सॉइल को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, अगर आप उसका क्लासिफिकेशन दे रहे हो या फिर वो कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, आप उसकी मैपिंग करना चाह रहे हो, सर्वे करना चाह रहे हो, तो अगर इस तरह की चीजों की आप स्टडी कर रहे हो तो वो आएगा जनरली पेडोलॉजी के अंदर। किसके अंदर आएगा, पेडोलॉजी के अंदर। और अगर आप बात करें एडेफोलॉजी की तो एडेफोलॉजी का मीन होता है स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू हायर प्लांट्स। अगर आप स्टडी कर रहे हो सॉइल की, स्टडी ऑफ सॉइल in relation to higher plants, that is called एडेफोलॉजी। यानी यहां आपको अगर डेफिनेशन में हायर प्लांट्स दिख जाता है तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर प्लांट वर्ड यूज किया जा रहा है, हायर प्लांट अगर यूज किया जा रहा है, तो आप डायरेक्टली बेफिक्र होकर कह सकते हो कि सर यहां बात हो रही है एडेफोलॉजी की। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, और वो क्या है, अगर हम बात करें तो पेडोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं ओरिजिन के बारे में, और सॉइल के ओरिजिन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो तो डेफिनेशन के अंदर मैंने डायरेक्टली कहा था, आपको याद हो तो डेफिनेशन के अंदर मैंने कहा था कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। और नेचुरल बॉडी क्यों है, क्योंकि ना तो सॉइल का आर्टिफिशियली हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी जिसको हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ऐसे बॉडी को बोलते हैं नेचुरल बॉडी। यानी इसका फॉर्मेशन नेचर में अपने आप हुआ है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं ओरिजिन की, यानी हम जिसका ओरिजिन नहीं, जिसका फॉर्मेशन हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नेचुरल बॉडी। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी व्हाट इज सॉइल। तो अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजी सॉइल इज ए
नेचुरल बॉडी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पेडोलॉजी के अनुसार हम किसमें कंसीडर करते हैं। तो पेडोलॉजी के अनुसार सॉइल को हम नेचुरल बॉडी में कंसीडर करते हैं। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स अपने न्यूट्रेंट्स के लिए, या यूं कहें अपने सारा का सारा जो न्यूट्रेंट्स और वाटर जो है वो अपटेक करते हैं सॉइल में। उनकी जो रूट्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट रहती है, सॉइल में। यानी अल्टीमेटली जो प्लांट्स होते हैं ये एक तरह से सॉइल को अपने हैबिटेट के रूप में यूज करते हैं। इनकी रूट्स सॉइल के अंदर रहती है, वहीं से न्यूट्रेंट और वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। तो अकॉर्डिंग टू एडेफोलॉजी याद रखना, ये एक हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेट है। तो यहाँ बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू एडेफोलॉजी soil is a natural habitat। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि पेडोलॉजी के अनुसार तो नेचुरल बॉडी कहा है क्योंकि ओरिजिन की बात की थी। यहाँ हमने हायर प्लांट के रेफरेंस में कहा है नेचुरल हैबिटेट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी जो प्लांट्स है वो सारे के सारे कहाँ, सॉइल के अंदर ही रहते हैं। उनकी रूट जो रूट मास है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, वहीं से न्यूट्रेंट वगैरह लेता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट। ये दोनों क्वेश्चन एज इट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ऐसी जनरल बेसिक जो क्लासें हैं कंसेप्ट वाली वो अपन लेते रहेंगे। अब आपको हम जनरली स्टार्ट करेंगे सॉइल फिजिक्स से। सबसे पहले हम सॉइल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। और सॉइल फिजिक्स या फिर हम यूं कहें सॉइल साइंस की किसी भी ब्रांच को अगर हमको स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी या जो बेसिक कंसेप्ट वाली चीजें हैं वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो आपको एक वर्ड बहुत बार बीच बीच में आएगा। जैसे एक तो होता है कोहेशन, एक तो क्या होता है कोहेशन। एक याद रखना आपको बार बार परेशान करेगा, एडेशन। इन दोनों को आज ही क्लियर कर दो, कोहेशन क्या होता है और एडेशन क्या होता है, इन दोनों को समझ लीजिए आज ही। देखो, अगर हम बात करें कोहेशन की, तो कोहेशन का मतलब होता है सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं कोहेशन। एडिशन का मतलब होता है डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं एडिशन। देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहले कोहेशन को कैसे समझते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सॉइल का पार्टिकल है और इसके पास में दूसरा सॉइल का पार्टिकल है। दोनों ही पार्टिकल किसके हैं, दोनों के दोनों सॉइल के हैं। यानी दोनों के दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों पार्टिकल हो गए सिमिलर पार्टिकल। और सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में यदि अट्रैक्शन फोर्स है तो उसको बोलते हैं कोहेशन। अगर एडिशन की बात करें तो इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सॉइल का पार्टिकल है और इसके पास में ये वाटर मॉलिक्यूल है। ये वाला सॉइल पार्टिकल है और ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल है। इसका मतलब दोनों डिसिमिलर है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों हो गए डिसिमिलर। और अगर डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज नोन एज एडिशन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको एग्जाम्पल देके अगर आप हर चीज को समझने की कोशिश करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसका मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स फोर्स बिटवीन द सिमिलर पार्टिकल्स known as is called कोहेशन। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसको याद रखना है, सॉइल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम बात करें इसकी तो इसमें बहुत इजीली हम लिख देंगे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द dissimilar particles एडिशन। इसका आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं जो आपको आगे जाके, जैसे मान लीजिए मैं आपको सॉइल फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां सॉइल सेपरेट्स आएंगे, फिर वहां जाके मैं कोहेशन फोर्स ज्यादा होता है, कोहेशन फोर्स कम होता है, तो वहां आपको वापस से बार बार ही कोहेशन नहीं पढ़ना,
बस एक बार कोहेशन क्या होता है ये समझ में आ गया। आगे सिर्फ हम कोहेशन वर्ड को यूज करेंगे, इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ना ही आपको जरूरत होगी, क्योंकि आपको यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोहेशन का मतलब होता है सिमिलर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इतने से काम की बात है। और याद रखना एडिशन का मतलब होता है डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको बोलते हैं एडिशन। जैसे सॉइल के पार्टिकल्स के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर हम वहां पर रिटेन कर रहे हैं या चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एडिशन फोर्स। और अगर सॉइल से सॉइल का पार्टिकल चिपक रहा है, जिस अट्रैक्शन फोर्स से वो चिपक रहा है उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, कोहेशन। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। इसके अलावा जैसे हम यूज करेंगे एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। बहुत कॉमन से वर्ड है जो बार बार आपको परेशान करेंगे, ये मैं बेसिक की क्लासेज ले रहा हूं जिसमें आपको ऐसी टर्म्स जो बार बार परेशान करेगी उनको अभी एकदम से क्लियर कर रहा हूं, ताकि आगे चल के आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देखो ध्यान देना, एक बात करते हैं एडजॉर्प्शन की, एक बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। जैसे मान लो ये कोई भी मॉलिक्यूल है या यूं कहें कोई भी पदार्थ है, अब दूसरा पदार्थ आकर अगर इसकी सरफेस के ऊपर चिपक रहा है, कहां चिपक रहा है, अगर हम बात करते हैं सरफेस की, तो पहली बात तो सरफेस एरिया ही क्या होता है, अगर आपको डेफिनेशन पूछ ले तो सरफेस एरिया का मतलब होता है वो एरिया जो वाटर या आयंस के लिए असेसिबल हो, यानी जहां आयन और पानी पहुंच सके या जाकर रिएक्ट कर सके, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए ये कोई भी आपके सामने सब्सटेंस है, तो इसके चारों तरफ का जो एरिया है जो वाटर के लिए या आयंस के लिए असेसिबल है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो इसके सरफेस एरिया के ऊपर आकर अगर कोई दूसरा सब्सटेंस अगर चिपक रहा है, सरफेस पे चिपक रहा है, तो हम उसको बोलते हैं, याद रखना, एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का एक्युमुलेट होना आउटसाइड द सरफेस। यहां बहुत अच्छे से समझा रहा हूं कि ये सरफेस है, इस सरफेस के आउटसाइड में यदि एक्युमुलेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। एंड एब्जॉर्प्शन, यहां केवल डी और बी का फर्क है, मैं बार बार कह रहा हूं, वहां डी है यहां बी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये कोई सब्सटेंस है और कोई भी सब्सटेंस, इसकी सरफेस तो यही रहेगी और सरफेस के अंदर आकर यदि अक्यूमुलेट होता है, देन हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन। एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई भी कॉलोइडल पार्टिकल है या यूं कहें सॉइल का पार्टिकल है, और यहां इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो कोई भी पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं वो आके इसकी सरफेस के ऊपर उनका एडजॉर्प्शन होता है। ध्यान रखना, जो आयंस होते हैं उनका या यूं कहें न्यूट्रिएंट्स का सॉइल के अंदर एडजॉर्प्शन होता है। क्या होता है? एडजॉर्प्शन। सिमिलरली ऐसा ही एग्जांपल एक एब्जॉर्प्शन का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, और अगर प्लांट की हम बात करते हैं तो ये प्लांट रूट है। अब क्या होता है, जैसे कोई भी आयन की हम बात करें, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, तो ये पोटेशियम कभी भी इसकी सरफेस पे आके एडजॉर्ब नहीं होगा, ये इसकी सरफेस के अंदर जाएगा, इसके जाइलम फ्लोएम में चला जाएगा। यानी वाटर और ये जो आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इसके इनसाइड अंदर एंटर कर जाते हैं। इसीलिए प्लांट जो होते हैं वो तो ऑलवेज न्यूट्रिएंट्स का करते हैं एब्जॉर्प्शन, वाटर और न्यूट्रिएंट का। लेकिन सॉइल कॉलोइड्स के ऊपर इनका होता है एडजॉर्प्शन, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल के बाहर आकर अगर न्यूट्रिएंट चिपक रहा है, दैट इज नॉन एज एडजॉर्प्शन। और अगर यही आयन या यही न्यूट्रिएंट इस रूट के अंदर की तरफ एंटर कर जाता है, अंदर एंटर कर जाता है, तो अंदर प्रवेश करने के बाद हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। आपको इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस सरफेस का खेल है कि अगर सरफेस के ऊपर अगर अकुमुलेशन हो रहा है तो हम कहेंगे एडजॉर्प्शन। यानी हम एडजॉर्प्शन का मतलब कह देंगे अकुमुलेशन ऑन आउटर साइड ऑफ सरफेस, या आउटसाइड ऑफ सरफेस। और यहां हम कह देंगे अकुमुलेशन इनसाइड द सरफेस। यानी कि अगर यहां अकुमुलेशन इनसाइड हो रहा है और यहां हो रहा है आउटसाइड,
अकुमुलेशन आउटसाइड ऑफ सरफेस को तो बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और ध्यान रखना अगर अकुमुलेशन हो रहा है इनसाइड द सरफेस उसको हम बोल देते हैं एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप लोग कह सकते हो कि प्लांट के द्वारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है और कोलाइडल पार्टिकल्स पे न्यूट्रिएंट्स का एडजॉर्प्शन होता है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो। तो ये तो हो गया कोलॉइड, और कोलॉइड जो होता है इस कोलॉइड की सरफेस पे जैसे मान लीजिए ये पोटेशियम है, तो यहाँ पर तो हो रहा है, ध्यान रखना आप, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन हो रहा है। और अगर यहां हम बात करते हैं तो आप प्लांट वाला एग्जांपल याद रख सकते हो कि प्लांट्स आर एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, ये एग्जांपल के तौर पे याद रखना, प्लांट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये आपको क्लियर होनी चाहिए, दोनों की दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आपके बार बार काम आएगी। इसके बाद देखो ध्यान रखना एक और बेसिक चीज समझते हैं। नेक्स्ट हो जाता है, एक होता है सरफेस एरिया, और एक हो जाता है, ध्यान रखना, पोरोसिटी। ये दोनों भी आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनका क्या रिलेशन रहता है इसको भी हम समझते हैं कौन से पार्टिकल में। तो सरफेस एरिया जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि किसी भी सब्सटेंस यानी कि सॉइल की बात करें तो सॉइल पार्टिकल्स होंगे, तो सॉइल पार्टिकल्स की आउटर सरफेस जो आयंस और वाटर के लिए असेसिबल हो उसको बोलते हैं उसका सरफेस एरिया, उसको क्या देते हैं, उसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, पोरोसिटी या पोर स्पेस, यहां ध्यान रखना अगर हम पोरोसिटी या पोर स्पेस की बात करते हैं तो इनका भी एक रिलेशन होता है जो आपको समझने की जरूरत है। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट से मैं पूछता हूं कि आप मुझे बता दीजिए कि सॉइल के जो सेपरेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जिनमें आपने नाम सुना होगा, जैसे सैंड नाम सुना होगा, आपने सिल्ट नाम सुना होगा और क्ले नाम सुना होगा, तीन टाइप के पार्टिकल होते हैं, सैंड, सिल्ट, क्ले। तो जनरली मैं ये पूछता हूँ कि बताइए भाई पोरोसिटी किसके अंदर ज्यादा होगी, और स्टूडेंट का जवाब होता है सर सैंड के अंदर ज्यादा होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो इसका राइट आंसर आपको खुद को मिल जाएगा। आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि यहाँ आपके पास तीन सॉइल के पार्टिकल है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये क्या होते हैं इनको भी एक्सप्लेन करूंगा बड़ा डिटेल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पास टाइम की कोई कमी नहीं है, इनफ टाइम है। तो सैंड, सिल्ट, क्ले तीन पार्टिकल है, और इन तीनों पार्टिकल्स में मैं ये पूछ रहा हूं तो बताइए आप पोरोसिटी या पोर स्पेस इनमें तीनों में किसमें ज्यादा होगा, सरफेस एरिया इन तीनों में किसमें ज्यादा होगा। और जब ये क्वेश्चन पुटअप करता हूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि सर सैंड के अंदर होगा ये दोनों के दोनों ज्यादा, लेकिन ये सही जवाब नहीं है, ये गलत जवाब है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। देखो, जब जब डायामीटर यानी साइज रिड्यूस होती है तब तब सरफेस एरिया और पोरोसिटी इंक्रीज होती है, कारण भी समझाऊंगा कैसे। याद रखना ये कंसेप्ट है, when size of पार्टिकल रिड्यूस, ये सिंबल मैं बार बार यूज करूंगा, फिर कह देता हूं मैं, शॉर्ट में नोट्स लिखने का सबसे अच्छा तरीका है इंक्रीज, और डिक्रीज के लिए मैं इस तरह से, ये इंक्रीज का सिंबल होगा, ये डिक्रीज का सिंबल होगा। तो जहां जहां ऐसे सिंबल्स यूज किए जाए वहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अवेयर रहना कि व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल्स रिड्यूस देन क्या होगा, देन आपको पता होना चाहिए अगर साइज रिड्यूस हो रही है तो वहां सरफेस एरिया और पोर स्पेस दोनों इंक्रीज होते हैं। तो याद रखना व्हेन साइज ऑफ पार्टिकल रिड्यूस देन सरफेस एरिया एंड पोरोसिटी ये दोनों इंक्रीज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कैसे समझना इस चीज को। सरफेस एरिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक सॉइल का पार्टिकल है और इसका जो वेट है वो वेट की हम बात करते हैं, ये सॉइल का पार्टिकल है और इसका वेट मान लेते हैं हम 1 ग्राम है। कितना वेट है, अगर इसके मास की बात करते हैं तो इसका मास है 1 ग्राम। क्लियर है। अब ये सॉइल का पार्टिकल है, इसके लिए मैं सरफेस एरिया देखना चाहता हूं सबसे पहले। तो इसका सरफेस एरिया यहां से स्टार्ट होता है, इसके चारों तरफ का जो एरिया है आप गोल गोल घूम लेना, चारों तरफ का जो एरिया वो इसका सरफेस एरिया है। फिर मैंने इस पार्टिकल को डिवाइड कर दिया 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में। इसके 4 भाग कुछ इस तरह से आप लोगों को एग्जैक्टली दिखाई दे रहे होंगे, यानी इस तरह से ये 4 टुकड़ों के अंदर टूट गया है जो आपको दिखाई
दे रहे होंगे। ये इसके 4 टुकड़े मैंने कर दिए। अगर मैं अब देखता हूं तो इसका सरफेस एरिया जो इसके चारों तरफ था पहले, अभी भी प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है। अगर हम मास की बात करते हैं तो इसका वेट पहले भी 1 ग्राम था, अभी भी कितना है, 1 ग्राम है, यानी दोनों का वेट अभी भी सिमिलर है, लेकिन साइज हमने रिड्यूस की है। अब इसको समझना, अब होगा क्या, जैसे ही इस पार्टिकल को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया तो ये नया एरिया जो आपको दिखाई दे रहा होगा, अब ये पहले ये असेसिबल नहीं था। जब ये एक पार्टिकल था तब ये वाटर और मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए असेसिबल नहीं था, लेकिन ये वाला एरिया अब ओपन हो जाता है वाटर के लिए, या फिर यूं कहें आयंस के लिए, या फिर यूं कहें इनके लिए ये असेसिबल हो जाता है। यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वो मल्टी टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जहां पहले केवल ये सरफेस एरिया हुआ करता था, अब देखो ये सरफेस एरिया निकल के आ जाता है। इसका मतलब जब जब हम डायामीटर को रिड्यूस करेंगे तब तब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। पहली चीज ये क्लियर है। दूसरी बात, इस पार्टिकल में हमको कोई पोर स्पेस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही हमने डिवाइड किया तो आप इन चारों पार्टिकल्स को कैसे भी एडजस्ट कीजिए, इनके बीच में पोर स्पेस बनेगा ही बनेगा। यानी कि जैसे जैसे आप डायामीटर रिड्यूस करते जाते हो वैसे वैसे पोरोसिटी भी अल्टीमेटली इंक्रीज होती चली जाती है। ये दोनों कंसेप्ट आपको पूरी सॉइल फिजिक्स में याद रखने पड़ेंगे। आप पार्टिकल डेंसिटी पढ़ो, आप बल्क डेंसिटी पढ़ो, या फिर यूं कहूं इनसे रिलेटेड जितनी भी जो प्रॉपर्टीज होगी सॉइल की, जब आप उनको स्टडी करोगे, आप टेम्परेचर स्टडी करोगे, आप सॉइल वाटर स्टडी करोगे, सब जगह आपको ये कंसेप्ट काम आएगा। आपको याद रखना है, जब जब पार्टिकल्स की साइज रिड्यूस होनी है तब तब ये क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब वही सिमिलर क्वेश्चन में वापस रिपीट करता हूं, यहां दोनों का जो वेट है वो सिमिलर है, यूनिट वेट लिया है मैंने। अब वापस से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, तो जैसे ही मैं अब वापस से क्वेश्चन पूछता हूं तो अब सारे पार्टी या सारे बच्चों का जवाब होता है कि सर क्ले की पोरोसिटी सबसे ज्यादा होगी, सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा। उसके बाद में आता है सिल्ट का, और सबसे लास्ट में किसका आ जाता है, सैंड का। यानी कि बात करें सरफेस एरिया की या बात करें पोरोसिटी की, दोनों सबसे ज्यादा होते हैं क्ले के अंदर और सबसे कम किसके अंदर होते हैं, सैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपके अभी भी डाउट होगा, मैं टोटल पोर स्पेस की बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं टोटल पोर स्पेस की बात कर रहा हूं, मैं साइज ऑफ पोर स्पेस, माइक्रो मैक्रो पोर स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि जो टोटल पोरोसिटी है या टोटल पोर स्पेस और सरफेस एरिया है वो हाईएस्ट होता है क्ले में और लोवेस्ट होता है सैंड के अंदर। उसका कारण मैंने आपको समझा दिया है, ये कंसेप्ट ऑलवेज आप याद रखिए। अब आपसे कोई ये पूछे कि बताइए क्ले सॉइल में ज्यादा पोरोसिटी होगी या सैंडी सॉइल में, तो आपका जवाब बहुत इजीली आ जाएगा कि सर क्ले सॉइल जो है उसकी पोरोसिटी भी ज्यादा है और उसके पार्टिकल्स का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, जबकि सैंड का सरफेस एरिया भी कम है और पोरोसिटी भी यहाँ पर क्या है, कम है। इसके बाद बात करते हैं, जो पोर स्पेस होता है वो पोर स्पेस भी कितने टाइप का होता है, पोर स्पेस भी याद रखना 2 टाइप का होता है। पोर स्पेस जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो होता है मैक्रो पोर स्पेस, कौन सा होता है, मैक्रो पोर स्पेस होता है। एक होता है माइक्रो पोर स्पेस, क्या होता है, माइक्रो पोर स्पेस। याद रखना पोर स्पेस कितने टाइप का होता है, पोर स्पेस भी होता है 2 टाइप का। ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ भी हमने सॉइल फिजिक्स वैसे स्टार्ट नहीं किए, ये तो कुछ मैं बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ ताकि इन्हीं के ऊपर आपकी पूरी सॉइल फिजिक्स आपको देखो आगे जाके इतना मजा आएगा जब ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं ना कि इनका क्या रिलेशन है आपस में, तो आगे चल के आप बिल्कुल एकदम बेफिक्र हो जाइए। आपको सारी चीजें इसी तरह कंसेप्ट के साथ पढ़ाई जाएगी, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो यहाँ पोर स्पेस की बात करें तो पोर स्पेस क्या होता है पहले तो ये समझ लो। जैसे मान लीजिए ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं और इन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में जो ये स्पेस रहता है इसको बोलते हैं पोर स्पेस। और इस पोर स्पेस को मैंने डिवाइड कर दिया है 2 क्लासेस के अंदर, यानी यूं कहें तो कितने टाइप का होता है पोर स्पेस, 2 टाइप का होता है। एक मैंने कहा मैक्रो और दूसरा मैंने कह दिया माइक्रो पोर स्पेस। सर मैक्रो माइक्रो क्या होता है, अगर इस पोर का डायामीटर, इस पोर का जो डायामीटर है, अगर ये डायामीटर याद रखना मोर देन 0.06 mm है, तब तो मैं इसको कह दूंगा कि ये मैक्रोपोर स्पेस है। और अगर इसका डायमीटर लेस देन 0.06 mm हुआ तब मैं इसको कह दूंगा ये माइक्रो। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। अगर साइज ज्यादा है तो मैक्रोपोर और साइज छोटी है तो माइक्रोपोर। यानी याद रखना मैक्रोपोर का मतलब होता है व्हेन डायमीटर इज मोर देन, व्हेन डायमीटर is more than
मोर देन 0.06 mm, और यहाँ क्या जाएगा, व्हेन डायामीटर इज लेस देन 0.06 mm, अगर इससे लेस देन है तो ये आ जाएगा लेस देन हो जाएगा, और अगर ज्यादा है तो इसको बोलते हैं, ज्यादा है तो मैक्रो और कम है तो माइक्रो पोर स्पेस। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको यूं पूछे कि नंबर ऑफ पोर स्पेस किसके अंदर ज्यादा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पार्टिकल ज्यादा होंगे छोटे छोटे, वहां पर नंबर ऑफ पोर्स भी ज्यादा होंगे। लेकिन आपको ये पूछे कि नंबर ऑफ मैक्रोपोर्स ज्यादा कहां होंगे, तो जहां पार्टिकल बड़ा होगा। देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इनके बीच में जो पोर स्पेस बनेगा वो भी छोटा सा बनेगा, लेकिन ये बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो पोर स्पेस बनेगा वो भी आपको बड़ा सा दिखाई देगा। तो याद रखना, ये जो मैक्रो पोर स्पेस होता है ये सबसे ज्यादा होता है सैंड पार्टिकल्स में, उसके बाद में होता है सिल्ट पार्टिकल्स में, और उसके बाद में हो जाता है ये क्ले के अंदर। यानी ध्यान रखना, जो ये वाली पोरोसिटी है मैक्रो पोर स्पेस होता है, ये हाईएस्ट किसमें होता है, सैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन वो आगे पढ़ेंगे, ये प्रॉपर्टीज में डोमिनेट करती है। और अगर हम बात करें माइक्रो पोर स्पेस की, तो माइक्रो पोर स्पेस तो सेम वही ट्रेंड फॉलो करेगा, सबसे ज्यादा क्ले में, उसके बाद आ जाता है सिल्ट में, उसके बाद आ जाता है सैंड पार्टिकल्स में। इन तीनों पार्टिकल्स को मैं अभी और एक्सप्लेन करूंगा, आपको डिटेल में इनको समझाऊंगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या बना, पहला क्वेश्चन आपके बना सरफेस एरिया का, आपने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा टोटल पोर स्पेस का, उसका सिमिलर ट्रेंड है। लेकिन अगर अब आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए नंबर ऑफ पोर्स किसमें ज्यादा होते हैं, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। नंबर ऑफ पोर्स, तो नंबर ऑफ पोर्स भी हाईएस्ट होते हैं, ध्यान रखना किसके अंदर, क्ले में सबसे ज्यादा पोरों की संख्या होती है, उसके बाद में सिल्ट में होती है, उसके बाद में ध्यान रखना सैंड के अंदर होती है। यानी सैंड का नंबर कहाँ जाएगा, और उसके बाद में आ जाएगा सैंड के अंदर आ जाएगा। अगर आपको पूछे कि मैक्रोपोर्स ज्यादा कहाँ होते हैं, तो मैक्रोपोर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा होते हैं सैंड के अंदर, उसके बाद में होते हैं सिल्ट के अंदर, उसके बाद में होते हैं क्ले के अंदर। बाकी की बातें हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप एक बार कोरिलेट करके स्टडी करना, आपकी ये बहुत हेल्प करेगा आगे जाके। तो आई होप कि आपने ये क्लास एंजॉय की होगी, या मैंने जो आपको बेसिक जनरल जनरल जो कंसेप्ट वाली चीज़ें हैं समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में भी आई होगी। और इस तरह की कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट में अवेलेबल रहेगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो आपकी पेड क्लासेस होगी वो जल्दी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपका दिन अच्छा रहे। थैंक यू।